अच्छा जी किया था मैंने. Question 11. A cylindrical tin. It has an internal diameter of 18 centimeters. It contains water to a depth of 13.2 centimeters. A heavy spherical ball bearing of diameter 9.3 centimeters dropped into the tin. Find the new height of water in the tin, leaving your answer correct to 2 decimal places. पहले एक tin बनानी है, सिलेंडर एक सिलेंडर बनाना है ओके और इसका याद रखना है, इसका डायमीटर है 18. इस सिलेंडर का फॉर्मूला था निकालने के लिए हाइट ऑफ सिलेंडर 4 पाई आर स्क्वायर. नहीं, सिलेंडर का फॉर्मूला था पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. ओके देन अच्छा depth of water is given to you, that is 13.2 centimeter. Okay, so it means that h will be equal to 13.2 centimeter in this case. 13.2 centimeter. Okay, so first of all you will need to find the volume, right? इसी तरह किया था आपने. I 9 square into 13 point. ओके आपने इसको 3 पॉइंट, आपके पास वॉल्यूम क्या आ गया था? 3,355.88. वॉल्यूम इज 3357 आ गया था. या कुछ और आ गया था? जी सर. क्या करना है? व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? हेलो. अच्छा, हमने सबसे पहले वॉल्यूम निकाला. हमें पता लगा कि अब बॉल हमें दिया 9.3. स्पेयर का वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फार्मूला क्या है? तो उससे का वॉल्यूम निकाल लेंगे हम. दैट इज 4/3 4/3 by r cube. okay 4/3 pi r cube. So that will be equal to 4/3 into 3.14. R value that will be equal to 4.65. अच्छा इससे क्या आ गया था आपके पास? 420.94683. अच्छा इसके बाद क्या करना है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. इसके बाद अब क्या करना है आपने? माइनस. क्यों? सर वॉल्यूम 420 था. आपने 20 लिखा हुआ है. 420 था. ओके इसके बाद क्या करना है? व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर लो, देन गिव मी आंसर अकॉर्डिंगली. A heavy spherical ball bearing of diameter 9.3 is dropped into the tin. अब इसकी हाइट है 9.3. हाइट भी 9.3 होगी. स्फीयर की हाइट इज इक्वल टू डायमीटर है ना. Find the new height of the water in the tin, leaving your answer
करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, इसको हम प्रैक्टिकली देख माइनस लो। करके हाइट का फॉर्मूला नहीं माइनस लगाएंगे। क्यों करोगे, इसको प्रैक्टिकली हम देख लो। माइनस करेंगे फिर हाइट का, और फिर हाइट का फॉर्मूला निकालेंगे। आप के पास लाइक आपके पास इफ यू है सिलेंडर, ओके, सिलेंडर में वाटर है, सही है। आप उसके अंदर बॉल फेंक दो तो वाटर ऊपर आएगा या नीचे जाएगा, या खुद ही उसमें छलांग लगा लो तो वाटर ऊपर आएगा या नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, यस। सो इट मीन्स कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर वॉल्यूम, योर ओन वॉल्यूम। आप अंदर गए हो ना, तो आपका वॉल्यूम प्लस वाटर का वॉल्यूम, दैट्स विल बी इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम। सो यहाँ पे आप क्या करना है, हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है दोनों वॉल्यूम्स को। जी। यहाँ पे हमने वॉल्यूम्स के साथ क्या करना है, दो वॉल्यूम्स मेरे पास आ गए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मेरे पास आ गया, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनसाइड द सिलेंडर का मेरे पास आ गया, दैट इज 3357.288, एंड वॉल्यूम ऑफ द spherical ball is equal to 420.94683। अब आपने स्फेरिकल बॉल को सिलेंडर में फेंक दिए हैं, तो अब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सो अब न्यू वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, जी? हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड आपने क्यों करना है, आप ये आपका वॉल्यूम ऑफ द वाटर है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल को आपने इसके अंदर डाल दिए, तो अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली। हम बॉल अंदर डालेंगे। यस, तो बॉल हम अंदर बॉल आ को गया, अंदर डाल रहे तो ऊपर जाएगा, तो तो पानी मतलब डिक्रीज होगा। तो नहीं, पानी पहले इतना था, डिक्रीज अब इतना हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, जबकि बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉल। ऐड करेंगे। यस, ऐड करोगे। अब आपके पास ये वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, उसी से फिर आपने ये हाइट फाइंड करना है, दिस विल बी योर न्यू हाइट, HN मींस न्यू हाइट। सो टोटल वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 3357.288। वैसे क्या आ गया था, आपने क्या किया था, जो मैंने आपने जो होमवर्क किए हैं उसमें आपने क्या किया था? ऐड कर दिया तो 3357.288 को 420.94683 आपने वहां पे ऐड किया था? सेंटीमीटर से। जी। आपने होमवर्क में ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि जब हम अंदर फेंकते हैं हैवी चीज को पानी में, तो पानी बाहर निकल आ जाता है उस चीज से। यस, बाहर निकल आ जाते हैं, तो क्यों निकल आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दैट हैवी चीज। इसलिए माइनस नहीं करते। माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि आपका हाई वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब एक न्यू वॉल्यूम उसके अंदर आ गया है, उसके साथ ऐड हो गया न्यू वॉल्यूम, सो दैट्स व्हाई आपका टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। अब टोटल वॉल्यूम आपके पास आ गया। अब टिन में हमने बॉल डाले, बॉल के अंदर हमने 10 नहीं डाला, सो हमने 10 का फॉर्मूला लेना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला लेना है, वॉल्यूम ऑफ द 10 का, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे मैंने पाई आर स्क्वायर एच पुट करना है, ओके। स्पेयर का वॉल्यूम यहाँ पे नहीं लेना, ओके, समझ आ गया आपको? क्योंकि बॉल को मैंने अंदर 10 के अंदर डाल दिया, 10 को मैंने बॉल के अंदर नहीं डाला, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस formula, that is equal to 3778.23483। so height find कर लो, and the radius of the cylinder क्या हो जाएगा, that is 9। so divide by 0.14 times 9 square,
that will be equal to your height, which is equal to 14.855 centimeter. So this will be your height. हमने खाली पाई स्क्वायर से डिवाइड नहीं करना क्योंकि हम Yes. हाइट निकाल रहे हैं. Yes. तो पाई आर स्क्वायर से इसको डिवाइड कर लो. अब हम क्वेश्चन 12 करें. Yes. A sphere has a volume of 850. Find its surface area. ओके, अब इन्होंने आपको वॉल्यूम अच्छा. गिवन है. ये इजी वाला है. ये बस लंबा है थोड़ा सा. वॉल्यूम A आपके पास sphere has a volume of 850. हमने वही करना है. 850 divided by 4 by 3 divided by pi. सो हमने रेडियस को फाइंड करना है. सर रेडियस 5.877 तो नहीं है. Wait, let me Sir? check. Wait. क्योंकि मैंने अभी कैलकुलेशन किया. 4 by 3 pi cube 50 divided by 4 by 3 divided by pi. 5.877. Yes, good. मीटर आएगा. अच्छा, what is the formula for Basketball has a surface area of 1810. Find its volume. अच्छा सर सिलेंडर का फॉर्मूला है 4 pi r square. pi r square h. नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 12 बास्केटबॉल की तरफ क्यों जा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 12 में सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 4 pi r square. 4 pi r square. That is the formula for the surface area of the cylinder. Surface area of the sphere. Okay, 5.86 यहाँ पे पुट कर लो, so you will get the final answer. Okay, easy है. Question number 13. Okay, यहाँ पे आपको surface area given है, so from surface area you will find the radius. Okay, then you will put that radius value. हम वही करेंगे 4 pi से डिवाइड करेंगे. Opposite of question number 4 12. pi से डिवाइड करेंगे. 4 pi square था ना. Yes. अच्छा, स्कूल में कितने वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया इसके बाद? D3 chapter 10. इस बुक का चैप्टर 10. D3. Okay. ये तो हमने किया था पहले. ये रेडियन मेयर्स वाला है ना? जी यही चैप्टर है ना? रेडियन में जी 12D. अगले चैप्टर का अगले बुक का 10. इस बुक का 10. सेकंड मैं आपको बताता हूँ फॉल के को भी फॉल. यस. अच्छा, अब हमारे पास कंपोजिट शेप्स हैं. सो कंपोजिट शेप मींस के फॉर दिस एक्सरसाइज you will need to remember all the formulas. Okay, composite shapes में हमारे पास सिलेंडर आएगा,
कौन आएगा, ओके, प्रिज्म्स भी आएंगे साथ में। तो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स शेप वो आपको देंगे एंड द क्वेश्चन विल बी फाइंड द वॉल्यूम। तो आपने उसको सेपरेटली सॉल्व करने, ओके, डिफरेंट फार्मूलाज उसमें अप्लाई करने। उसके बाद आपने सारे जितने भी शेप्स हैं उनके सबके वॉल्यूम्स को ऐड करने, सो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोजिट शेप, ओके। सो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा रिवीजन करना है सारे शेप्स के फार्मूलाज का, जो हमने चैप्टर 12 में स्टार्ट से ए टू जेड जितने भी हमने फार्मूलाज पढ़े उनको हम सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद उस एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन होते हैं। सही। सो चैप्टर 12 में हमने सबसे पहले क्या फार्मूला पढ़ा था, हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड्स का फार्मूला पढ़ा था। तो इसमें हमारे पास क्या था, यू अंडरस्टैंड द स्लैंट हाइट और परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म का एरिया ऑफ द बेस आपने लेना है, ओके। वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म में आपने एरिया ऑफ द बेस लेना है और मल्टीप्लाई बाय द हाइट, परपेंडिकुलर हाइट आपने लेना, ओके, ये हाइट सही है। सो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म में, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म में आपने, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म में आपने बेस इनटू हाइट लेना है, बट वहां पे आपके पास एपेक्स नहीं होगा। एपेक्स आप ओनली दैट शुड बी ओनली इन पिरामिड। तो पिरामिड में हमने फिर क्या करना है, दैट शुड बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द बेस टाइम्स हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ओके। दिस इज ओनली फॉर द पिरामिड। पिरामिड में हमने 1 डिवाइड बाई 3 करना है, जबकि वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म में हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द बेस लेने, सॉरी एरिया ऑफ द बेस, बेस एरिया टाइम्स हाइट करना है। यहाँ पे देखो 1 डिवाइड बाई 3 टाइम्स बेस इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड में, ओके। और वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म में आपका एपेक्स नहीं होगा, वहां पे आपने बेस एरिया टाइम्स हाइट लेना है। लेकिन जहाँ पे आपके पास ये एपेक्स आ जाए तो वहाँ पे आपने 1 डिवाइड बाई 3 से मल्टीप्लाई करना है एंड दैट्स विल बी योर पिरामिड। अच्छा, इसके बाद हमने सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड का पढ़ा था। तो सरफेस एरिया मींस के आपने जितने भी सरफेसेस हैं जो ट्रायंगल शेप में यहाँ पे, तो उन सब का आपने एरिया फाइंड करना है एंड then you will add all these areas plus the area of the base area, जो आपके पास ये बेस एरिया है, ठीक है। तो ये आपने ओके, उस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, उसके बाद ये बाकी पार्ट्स सॉल्व कर लेते हैं। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3, x square plus y square that's equal to 9, x plus y is equal to 2। अच्छा, सो यहाँ पे देख लो, तो अगर हम इसको इस तरह सॉल्व कर ले के लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सब्स्टिट्यूट द x वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन, सो योर x वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 माइनस y हो जाएगा। 2 माइनस y को इस इक्वेशन में पुट कर लो ये कर लिया इंस्टेड ऑफ दिस, सो आपके पास आ जाएगा ये हो जाएगा। सो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। सो a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2ab, सो दैट्स इक्वल टू माइनस 4y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 2y स्क्वायर माइनस 4y हो जाएगा। 4 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम डिफरेंट बहुत सारे मेथड से हम इसको, सही है, ये समझ आ गया। लेकिन सर आप मुझे समझा सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर ये क्या बनता है? your a plus b whole square will be equal to a square plus b square plus 2ab. Your a minus b whole square will be equal to a square
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनता है। सो ये आपके पास दो फार्मूलाज आ गए। ओके, और भी बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, तो लेकिन ये मोस्टली वो इसी से डिराइव्ड है वो फार्मूलाज। सो आप इन्हीं को बस याद कर लो। ओके, अच्छा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। आई होप यू वो माइनस बी से भी आप कर सकते हो, या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जो हमने पहले फ्यू क्लासेस फैक्टराइज भी कर सकते हैं। या कंप्लीटिंग फैक्टराइज। स्क्वायर मुझे समझ नहीं आता। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली आपने इस इक्वेशन को बनाना है। लाइक आपका ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी लाइक, यहाँ पे देख लो तो 2 स्क्वायर रूट, अगर मैं यहाँ पे पुट कर लूँ 2 स्क्वायर रूट y होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी माई a। तो आपका a क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट इनटू y। ओके, अब मैंने यहाँ पे माइनस 2a, a वैल्यू इज 2 स्क्वायर रूट, 2a हो जाएगा। b वैल्यू क्या होगा? b वैल्यू मैंने इस तरह बनाना है कि मेरे पास 4y उससे आ जाए। सो यहाँ पे अगर आप इस तरह कर लो कि यहाँ पे अगर आप इसको इस तरह कर लो कि b की वैल्यू अगर हम y भी मेरे पास है 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ले लें, सो इससे मेरे पास माइनस 4y आ जाएगा। लेट्स से दिस इज माई b वैल्यू। ओके, सो आपका b वैल्यू क्या आ गया? 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट। दिस इज माई b वैल्यू। समझ नहीं आया। एक्चुअली मेरे पास ये दो फार्मूलाज हैं, तो एक कंप्लीट। सेकंड, मुझे समझ, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? क्या ये स्टेप आपको समझ आ गया कि नहीं? दिस वन आपने यहाँ पे तो a स्क्वायर लिख दिया ना, या फिर b स्क्वायर कहाँ है? b स्क्वायर मैंने नहीं किया, मैंने सबसे ये मैंने माइनस 2ab लिया है पहले। अभी मैं b स्क्वायर करूंगा, दिस इज माई a स्क्वायर, दिस इज माई माइनस 2ab। ओह अच्छा, अब मैं b स्क्वायर लूंगा यहाँ पे। अच्छा, तो b स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? b मैंने क्या ले लिया था? 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास प्लस, तो लेकिन 2 डिवाइडेड बाय, सर यस 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 4y तो नहीं बनता। 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट से 4y ही आएगा। एक्चुअली आप यहाँ पे देख लो, इस पूरे इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है, फिर चेक कर लो कि आपका 4y बनता है कि नहीं। This will cancel out by this, so you will get 4y minus 4y आपके पास आ जाएगा। अच्छा, तो अब b स्क्वायर ले लो, तो b स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर आपका आ जाएगा ऊपर 4 आ जाएगा डिवाइड बाई, तो आपका 2 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि इसका स्क्वायर ले लो, सो ऊपर आपका स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 4, नीचे आपका स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, नीचे आपका 2 आ जाएगा, तो इससे आपके पास फाइनल वैल्यू 2 आ जाएगा। ओके, ये -5 है। अच्छा, इसके साथ +2 मैंने वो, इसके साथ मैं -2 को भी लिखूंगा, दैट्स इक्वल टू 0। अब आप रीचेक कर लो इस इक्वेशन को इसके साथ कि इससे ये इक्वेशन बन रहा है कि नहीं। चेक कर लेते हैं। 2 स्क्वायर रूट y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, ये करेक्ट हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट -4y, करेक्ट। -5 अपनी जगह पे आ गया, करेक्ट। +2 -2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट 0। ओके, ये करेक्ट है यहाँ तक। -2 मैंने क्यों पुट किए? आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पॉइंट।
क्यों पुट किया है? ये मैंने इसलिए पुट किया क्योंकि यहाँ पे मैंने +2 पुट कर लिया है। सो वट एवर यू डू ऑन वन साइड ऑफ द इक्वल साइन, यू विल डू द सेम ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल साइन। ये एक्चुअली आपका ये क्या था, -5 था, इसको इस साइड पे ले आओ। सर लेकिन बी स्क्वायर क्या कहते हैं 16 नहीं होना चाहिए? बी स्क्वायर आप, दिस इज योर बी, दिस इज योर बी, इसको स्क्वायर ले लो। सो बी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, वो आपका 2 आ रहा है यहाँ पे। इसको आपने बी कैसे बना दिया, मुझे समझ नहीं आ रही। एक्चुअली आपने 2ab के अकॉर्डिंगली बी को बनाना है। ए का तो आपको यहाँ से आ गया, ए आपने यहाँ से बनाना है। अब 4y मुझे लाना है, तो यहाँ पे अगर मैं b को 2/2 स्क्वायर रूट कर लूँ। अच्छा, डिवाइड बाय मैंने 2 स्क्वायर रूट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर रूट था। सो दिस स्क्वायर रूट विल कैंसिल आउट बाय दिस स्क्वायर रूट। आप इस तरह भी कर सकते हो, आपके पास b नहीं है, लेट्स से b अननोन है, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि -4y, आई नीड -4y, दैट्स इक्वल टू -2ab, तो -2 स्क्वायर रूट y, a एंड b इज द अननोन। ओके, मैंने b को फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे देख दो, तो 2 times 1 is 2, 2 times 2 is 4, this minus will cancel out by this minus, तो आपके पास 2, this y will cancel out by this y, 2 divided by 2 square root will be the value of b। इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा सही है, सही है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, होपफुली यू विल गेट द कांसेप्ट्स बिहाइंड ऑल दिस क्वेश्चन। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, बी मेरे पास आ गया था 2 divided by 2 स्क्वायर रूट। लेकिन सर एक और क्वेश्चन है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, लेकिन a माइनस बी होल स्क्वायर कहाँ से निकाला है? उसमें एक स्क्वायर है। का क्या मतलब a माइनस? अच्छा, ये फार्मूला मैंने किस तरह लिखा है? ये फार्मूला आप इस तरह कर सकते हो कि a माइनस बी, ये सही इसमें मसला नहीं है, लेकिन उसमें क्या कहते हैं 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 में ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे देख लो, ये फार्मूला मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दिस इज -2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसी तरह भी आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम क्या, लेकिन इस तरह नहीं लिखना a स्क्वायर माइनस b प्लस स्क्वायर नहीं। आप इसको इस तरह लिख सकते हो, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन इधर प्लस और इधर माइनस में आना नहीं। वो आपने आगे देखना है कि b के साथ कौन सा साइन है। b के साथ यहाँ पे देख लो, तो b के साथ प्लस साइन है, तो वहाँ पे मैंने प्लस साइन पुट कर लिए। 2ab के साथ कौन सा साइन है, माइनस है, तो यहाँ पे भी मैंने माइनस पुट कर लिया 2ab के साथ। वो आगे आपने डिजिट को देखना है कि कौन से डिजिट के साथ ये साइन है। यहाँ पे माइनस साइन 4y के साथ है, तो 4y जहाँ पे भी आप लेके जाओगे तो आपने ये माइनस साइन उसके साथ ही लेके जाने। अगर यहाँ पे आप लाओगे तो -4y इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस है, जो हम नॉर्मली नहीं डालते। इसको आपने यहाँ पे लेके आना है। सो -4y, या बस कॉम्प्लिकेशन में जानने के अलावा मैं इस तरह कर सकता हूँ कि बस फॉर्मूला याद कर लो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस कहीं आ जाए तो फिर a माइनस बी होल स्क्वायर करना है। मतलब अगर 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5 आप उस तरह कर सकते हो, लेकिन 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5 जो तो a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। यस, आप उस तरह कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम यह आ जाती है कि क्या पता टीचर मल्टीपल क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में लाए। टीचर यहाँ पे ये आपसे पूछते कि सॉल्व दिस बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो यहाँ पे फिर आपने ये मेथड यूज करना है। अगर आप दूसरा मेथड यूज करोगे तो फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सो इसको आप अंडरस्टैंड कर लो, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको इस तरह
मैंने यूज़ किए हैं, सही है। अच्छा यहाँ पे देख लो तो ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज माई ए, जो जिस पे स्क्वायर होगा तो वो आपका ए होगा, ओके। तो ए स्क्वायर, तो दिस इज, इफ आई टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस टू एंड इफ आई राइट y over here, इसका कंप्लीट होल स्क्वायर ले लूँ, so I will get a square, so this will be my a value, 2 square root y will be my a value। इससे आप देख लो वापस वही बन रहा है, 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले लो तो आपके पास 2 आ जाएगा, y का स्क्वायर ले लो तो आपके पास y स्क्वायर आ जाएगा। ये इसको मैं थोड़ा सा वो फार्मूले के साथ थोड़ा सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ इस इक्वेशन को। उसके बाद क्या है, माइनस साइन है, तो मैंने माइनस साइन यहाँ पे पुट कर लिया फार्मूला के अकॉर्डिंगली। फिर 2 मैंने पुट कर लिया फार्मूला के अकॉर्डिंगली। ए वैल्यू मेरे पास क्या था, ए वैल्यू मेरे पास ये था 2 स्क्वायर रूट वाई, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर लिए। बी वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो बी वैल्यू को मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। किस तरह फाइंड करना है, उसी तरह फाइंड करना है जो अभी मैंने आपको बताया। आप इसको इक्वल ले लो, -4y को इक्वल ले लो, -2ab के इक्वल ले लो, सो यू विल गेट द बी वैल्यू, ओके। फिर प्लस मैंने पुट कर लिया, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने प्लस पुट कर लिया। अब बी स्क्वायर है, तो बी तो मैंने ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, इसका स्क्वायर ले लो, सो यू विल गेट 2। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे -5 था, तो वो तो अपनी जगह पे आ गया, लेकिन +2 मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे इंसर्ट किए हैं। सो मैथ्स में जब भी आपने अपनी मर्जी से एक वैल्यू इंसर्ट करना है, तो उसके साथ आपने ऑपोजिट वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे मैंने +2 पुट किए, तो इसके साथ मैंने ऑपोजिट वैल्यू -2 भी पुट कर दिए। जिस तरह वो हम अक्सर करते हैं कि वट एवर यू डू ऑन द वन साइड ऑफ द इक्वल साइन यू विल डू सेम ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल साइन, लाइक a-2 अगर मैंने यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे भी सेम मैंने -2 करना है, सही है। या अगर आपने यहाँ पे a-2 करना है, तो यहाँ पे आपने ऑपोजिट इक्वल के एक साइड पे अगर आपने करना है, तो एक ऑपोजिट साइन आपने यहाँ पे पुट करना है। फिर इसको आप इस तरह भी कर सकते हो, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं। इसको आप इस तरह भी कर सकते हो कि 5 को उस साइड पे ले जाओ, सो दिस विल बिकम +5, दिस विल बी इक्वल टू +5। -5 था ना, तो इक्वल के साइड पे आ गया, तो दिस विल बिकम +5। अब यहाँ पे मेरे पास 2 आ गया, सो ये इक्वल साइन आ गया, यहाँ पे ये प्लस हो गया था, तो यहाँ पे भी मेरे पास +2 आ जाएगा। लाइक वट एवर यू डू ऑन द वन साइड ऑफ द इक्वल साइन, यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड पे किया कि +2 पुट कर लिया अपनी मर्जी से, तो इक्वल के राइट साइड पे भी आपने +2 पुट करना है, जिस तरह यहाँ पे हमने किया था, ओके। अब ये आपका बी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब मेरे पास क्या है फार्मूला, ये पूरा इस इक्वेशन को मैंने फार्मूला के अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख लिया है। तो अब मैंने इसको इक्वेट कर सकता हूँ a-b होल स्क्वायर के। सो माई a वैल्यू इज 2 स्क्वायर रूट y माइनस यहाँ आ जाएगा b इज 2, b आपका 2 है, होल स्क्वायर अब मैं लिख सकता हूँ, लाइक instead of this I will write the formula, इक्वल साइन आ जाएगा, 5 6 7 7 आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने y की वैल्यू फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर है, सॉरी, तो स्क्वायर रूट दोनों साइड पे पुट कर लो, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। 2 स्क्वायर रूट y -2 विल बी इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आपका y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 स्क्वायर रूट, ये -2 साइड पे आ जाएगा, तो +2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट दी y वैल्यू। अच्छा यहाँ पे इतना वो नहीं है, यहाँ पे देख लो तो फार्मूले के अकॉर्डिंग भी मैंने इस इक्वेशन को बनाया है यहाँ पे, ओके। फिर मैंने a-b होल स्क्वायर लिया यहाँ पे, तो my a value is 2 square root y, my b value is 2। कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है आपको? फॉर्मूला अप्लाई कैसे किया और पता नहीं क्या, मुझे कुछ भी समझ नहीं। अच्छा, फार्मूला मैंने किस तरह अप्लाई किया है दोबारा मैं समझा। अच्छा यहाँ पे देख लो तो मेरे पास ये आ गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ गया था,
2y² माइनस 4y इज इक्वल टू प्लस 5 आ गया था। ओके एक सेंसर एक अगर 2y² माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 तब भी a माइनस b होल स्क्वायर होगा कि तब a प्लस b होल स्क्वायर हो जाएगा? इस तरह कर लेते हैं, सही है। तो तब भी अब a माइनस b होल स्क्वायर ही होगा। या a माइनस b होल स्क्वायर ही होगा। अच्छा सही है। अच्छा यहाँ पे देख लो तो अच्छा सही है। अच्छा मुझे शायद समझ आ गया, एक दफा ट्राई कर लेते हैं, कोई उस वर्कशीट से सामने निकाल लें। अच्छा वेट, यहाँ पे देख लो तो +2 आ गया था। इसको आप इस तरह भी कर सकते हो कि +2 एंड +3 दैट्स इक्वल टू +5। लाइक +5 को आप स्प्लिट कर लो तो +2 +3 में +2, ये स्प्लिटिंग में क्यों कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास b की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 2। b वैल्यू मेरे पास 2 आ रहा है यहाँ पे। सो वो 5 को मैंने स्प्लिट कर दिया +2 +3 में। इस तरह भी आप कर सकते हो, कोई सर एक सेकंड, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर या दैट्स इक्वल टू 2, वो 20 या वो b² हो जाएगा ना। ये a² यहाँ पे आ गया, दिस इज माई a²। ओके -2ab, दिस इज -2ab। ओके यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास -2ab। b², दिस इज योर b² वैल्यू। b² वैल्यू इज इक्वल टू 2 क्योंकि इस b का आप स्क्वायर ले लो सो यू विल गेट 2। ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, +3 इज एक्स्ट्रा। तो अब ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका फार्मूला बन गया। यहाँ पे ये फार्मूला हमें क्या बताते हैं कि योर a² माइनस मुझे बस b की समझ नहीं आ रही, b कैसे बनता है? b आपने इस तरह बनाना है कि दिस इज -4y, दिस विल बी -2, a वैल्यू मेरे पास 2√y है, b वैल्यू इज अननोन तो उसकी जगह आप b अल्फाबेट लिख लो, सही है। तो ये y आपके इस y के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस आपका इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स 2 इज 4 हो जाएगा। तो b वैल्यू आपके पास 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा। अच्छा अब 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर +2 कैसे बनता है? अच्छा इसका स्क्वायर ले लो, b वैल्यू इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट, बोथ साइड स्क्वायर कर लो। सो ये b² आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऊपर स्क्वायर ले लो, सो 2 स्क्वायर से 4 आ जाएगा। नीचे आपका स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट 2 ओवर हियर। तो 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा यहाँ से और फिर जब आपने -4y स्क्वायर क्या है, -4y इक्वल्स टू -2 स्क्वायर रूट 2y, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2y मल्टीप्लाइड बाय b है ना? यस, ये तो फिर उसमें क्या कहते हैं, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बस ब्रैकेट्स ही खोल रहे हैं और तो कुछ नहीं, मतलब नंबर्स असल में तो कुछ चेंज नहीं हो रहे। नहीं, इसको आपने आगे सिंप्लीफाई नहीं करना। एक्चुअली यहाँ पे फार्मूला मुझे ये बता रहा है कि भाई a² माइनस 2ab प्लस b²। नहीं, जब आपने b ढूंढना है तो टॉप लेफ्ट में यस ये मल्टीप्लाई हो रहा है। यस ये सारे तो मल्टीप्लाई हुआ तो फिर आया क्या आया, -2 multiplied by 2 square root y multiplied by b। तो ये आपने कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नहीं आएगा। वेट ट्राई कर लेते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट y मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट। सो इन ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट -4y -4 into 2 स्क्वायर रूट। मल्टीप्लाइड बाय b नहीं होगा क्योंकि हमने b ढूंढा। ये आपका -4y आ गया। -4y इट मीन्स कि आपका ये वैल्यू आ गया इससे। सो इट मीन्स कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। b वैल्यू तो मैंने आगे डिफाइन कर चुका हूँ यहाँ पे
2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट, वो तो यहाँ से आ गया था मेरे पास। तो वहां पे मल्टीप्लाई नहीं करना था टॉप लेफ्ट, यहाँ पे हाँ वेट आपको अंडरस्टैंडिंग। अच्छा यहाँ पे एक्चुअली इस तरह है ना कि ये वैल्यू मैंने कहाँ से उठाया, ये वैल्यू मैंने -4y से उठाया इस इक्वेशन से। दैट्स इक्वल टू, इसी को मैंने -2ab बनाना है, लाइक फार्मूला के अकॉर्डिंगली मैंने इस इक्वेशन को लाना है। सो इस इक्वेशन को फार्मूला के अकॉर्डिंगली लाने के लिए मुझे a स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो a स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे मैं 2 का स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये मेरा 2 स्क्वायर रूट y मेरे पास a वैल्यू बन जाएगा यहाँ पे। सो इसका आप स्क्वायर ले लो, सो यू विल गेट 2y स्क्वायर। सही है। अब मैंने -2ab को बनाना है, तो -2ab दैट्स विल बी इक्वल टू -4y। b वैल्यू मेरे पास सॉरी a वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी बन चुका है, दैट इज 2 स्क्वायर रूट y। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। b वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो b वैल्यू मैंने यहाँ पे इसी इक्वेशन से फाइंड करने है, इस तरह बनाने है, लाइक -4y विल बी इक्वल टू। अब इसको आपने सॉल्व कैसे किया? -2ab। तो इसको सॉल्व कर लो, ये स्क्वायर आपका ये माइनस आपका माइनस के साथ कट जाएगा, y वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा। नहीं, स्टेप बाय स्टेप कर दें, स्टेप बाय स्टेप कर दें, समझ नहीं आ रहा। ये इससे y वैल्यू y के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो -4 विल बी इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट b हो जाएगा, राइट। तो y अकेले आ गया उधर? नहीं y, अच्छा वेट, इन सब को इंस्टेड ऑफ b इन सब को उस साइड पे ले जाओ। सो ये क्या हो जाएगा, -4y डिवाइड बाय -2 इंटू 2 स्क्वायर रूट y हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू b हो जाएगा। आप समझ आएगी आपको? अभी इनके बीच में ब्रैकेट्स है ना, -2 और 2 स्क्वायर रूट y के। जी ब्रैकेट आप डाल लो, कोई बात नहीं है। इसको हम इस तरह ब्रैकेट्स में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय y। यहाँ पे भी ये इस तरह हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय y तो नहीं होगा? तो क्या होगा? अच्छा हाँ, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये y इस y के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 times 1 is 2, 2 times 2 is 4, minus will cancel out by this minus, so आपके पास 2 divided by 2 square root that will be equal to b वैल्यू आ जाएगा। अच्छा आपने a स्क्वायर को किस तरह बनाना है, तो ये आपका इसको आप ले लो, इसको मैंने अच्छा इसको मैंने a स्क्वायर के अकॉर्डिंगली बनाना है, तो आपका ये a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2y स्क्वायर हो जाएगा। तो आप क्या कर लो, आई नीड a वैल्यू, तो a वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, सो योर a वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट y के ऊपर y स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट y आ जाएगा। सो योर a वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट y। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट y आ गया आपके पास, दिस इज योर a वैल्यू। सिंपल आपने क्या करना है, स्क्वायर इक्वल करना है, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फार्मूले के अल्फाबेट के साथ इक्वेट करना है, जिस तरह यहाँ पे मैं इक्वेट कर रहा हूँ। तो आपके पास a वैल्यू आ जाएगा, फिर b वैल्यू आ जाएगा, फिर इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली वो पुट कर लो और फिर उसको थोड़ा समझ आ गया, सॉल्व करना सही। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब वो ऐड मैथ्स साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला करना है। यस ओके। अच्छा सो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस यहाँ पे आप इस तरह कर लो कि ऊपर एक्स वाई मल्टीप्लाई कर लो, इसका आप एलसीएम ले लो लाइक दिस।
हेलो, आवाज आ यस रही? सर। ओके, हम इस तरह कर लेते हैं कि दिस इज 1 डिवाइड बाई एक्स वाई, दिस इज 2 डिवाइड बाई वाई, दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई कर लो, and I told you that whatever you do on the left side of equal sign you will do same on the right side of equal sign। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई टाइम्स 1 डिवाइड बाई एक्स, यू विल गेट वाई वैल्यू, एक्स वाई टाइम्स 2 डिवाइड बाई वाई, यू विल गेट 2x वैल्यू, दैट्स इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। सही। अब दोबारा आपका राइट हैंड साइड फ्रैक्शन में आ रहा है, तो वट एवर यू डू ऑन वन साइड ऑफ द इक्वल साइन, यहाँ पे मैं 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। सेम यू विल डू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल साइन। तो ये 2 आपका इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पे आपके पास एक्स वाई आ जाएगा, दिस विल बिकम 2y प्लस 4x आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू एक्स वाई। ओके, यहाँ तक समझ आ गया आपको? अच्छा, अब क्या करना है हमने, यहाँ से आप x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो या y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सो दिस विल बी 2x प्लस 2, दैट्स इक्वल टू माइनस y हो जाएगा। सो पॉजिटिव y विल बी इक्वल टू माइनस टू, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी माइनस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y। गॉट इट? इसको यहाँ पे पुट कर लो, इंस्टेड ऑफ y पुट दिस वैल्यू, सो योर इंस्टेड ऑफ y I will put that value, so that will equal to minus 2x minus 2 plus 4x अपनी जगह पे आ जाएगा, x instead of y put that value, so इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपके माइनस 4x आ जाएगा, माइनस 2 times 2 is 4 आ जाएगा, प्लस 4x आ जाएगा, ये माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर आ गया तो इट मीन्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन रहा है, यहाँ पे माइनस 2x आ जाएगी। सो इसको और सॉल्व कर लो, तो ये आपका प्लस 4x विल कैंसिल आउट बाय माइनस 4x, इसको आप उस साइड पे ले जाओ, सो या उन दो टर्म्स को आप इस साइड पे ले आओ, सो माइनस 2x स्क्वायर विल बिकम प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 2x विल बिकम प्लस 2x, माइनस 4 अपनी जगह पे आ जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के में उस पे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। 2x स्क्वायर, ठीक है, a square plus b square is equal to a square plus 2ab plus b square। आपके पास दो फार्मूलाज हैं, आपकी मर्जी आपने कौन सा यूज करना है। एक है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट्स इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट्स इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। लेकिन अभी हमें वो नहीं करना होगा a प्लस b होल स्क्वायर, या a प्लस b होल स्क्वायर कर लो। इसमें a माइनस b होल स्क्वायर कैसे कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो साइन का थोड़ा सा होगा, b में आपने माइनस पुट करना है ताकि माइनस माइनस तो इसलिए ये वाला अब इजी है, या इजी है, a प्लस b वाला कर दो, वो इजी है थोड़ा। अच्छा, तो a हो गया 2 स्क्वायर रूट x होल स्क्वायर। यस, गुड, इट मींस अब आपने कॉन्सेप्ट्स को गेन कर लिए। ओके, दिस इज योर a, गुड। फिर b हो जाएगा 2 2ab को आपने करना है पहले, हाँ, तो प्लस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a जो मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2x, ओके। और फिर b ढूंढते हैं साइड पे कि प्लस 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर रूट x।
like x this. cancel 2 1 over square root 2. So yes, 1 divided by 2 square root. This will be your b value. Good. So 2ab, 2a तो मैंने लिख दिया, b वैल्यू आपका 1 divided by 2 square root हो जाएगा. This is your b और value. फिर b स्क्वायर होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर जो होगा 1 divided by 2. अच्छा 1 divided by 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया. ये तो इससे इसको आप कर लो तो आपके पास 2x आ जाएगा. इनको आप सिंप्लीफाई कर लो 2x आ जाएगा. इनको सिंप्लीफाई कर लो 2x स्क्वायर आ जाएगा. -4 के साथ ये +1 डिवाइड बाई 2 एक्स्ट्रा आ गया. -4 आप अपनी जगह पे +1 डिवाइडेड बाय 2 -4 -1 डिवाइडेड बाय 2. गुड. अच्छा यहाँ पे देख लो तो ये एक आपका फार्मूला है. कौन सा फार्मूला है? इसकी जगह में क्या लिखूं? नहीं, instead of this lengthy equation I will write what? इनकी जगह में क्या लिख लूं अब? सिंप्लीफाई नहीं करना बस. नहीं सिंप्लीफाई नहीं करना. आपने ये फार्मूला इसको इस इक्वेशन को आपने फार्मूला के अकॉर्डिंगली लिख दिया है. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया आपने. अब क्या करना है? दैट्स इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर. तो वो आप लिख लो. a आपके पास क्या है? ये फार्मूला को सिंप्लीफाई नहीं करना आपने. दिस इज माई a प्लस b वैल्यू इज 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर आ जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस लेंथी इक्वेशन यू विल राइट दिस. अच्छा यहाँ तक फार्मूला था. ओके दिस इज माई b स्क्वायर. ये -4 इसके साथ साथ आपने लिखना है. -1 डिवाइडेड. अच्छा सही है. से अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो या उस साइड पे ले जाओ. सो उसको उस साइड पे ले जाते हैं तो क्या बनता है? 2. हमने पिछली दफा कैसे किया था इसको आगे सॉल्व? इसी तरह सॉल्व किया था पिछली दफा. हमने इस इक्वेशन की जगह लेंथ ये पुट कर लिया था. एक्चुअली ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसलिए बनाते हैं ताकि मेरे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का वो आ जाए. लाइक मेरे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर ये आ जाए. ये देखो पूरे इक्वेशन के ऊपर आपका स्क्वायर आ गया. सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. यह होल स्क्वायर आ जाएगा. ये -4 -2 को साइड पे ले जाओ. सो 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा. इसको फिर कर लो तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लो. नीचे 2 आ जाएगा. 9 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा. यहाँ पे 4.5 9 डिवाइड बाई 2. अच्छा आप स्क्वायर रूट ले लो क्योंकि स्क्वायर है ऊपर. तो ये आपका 2 स्क्वायर रूट x आ जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा. दैट्स इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा. ओके अच्छा तो ये इसको इस साइड पे ले आओ. सो आपका ये क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा. सो 2 स्क्वायर रूट x वैल्यू विल बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? इससे आपके पास 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा. ओके सो योर x वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट्स विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा. सो योर x वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा. सो योर x वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा. अब ये आपके पास x की वैल्यू आ गई. सही है. कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो. नहीं सही. अच्छा x इज इक्वल टू 1 तो आपने ये भूलना नहीं है कि y की वैल्यू क्या होगी क्योंकि अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं कि y को भी मैंने फाइंड करना है. एग्जामिनेशन सेंटर के बाद वो फिर कहते हैं लेकिन इसमें तो नहीं करना. क्यों नहीं करना? 2 अल्फाबेट्स हैं आपके पास. सो इंस्टेड ऑफ x you will put 1. So ये आपके पास 4 plus y is equal to 0. So your y will be equal to -4 आ जाएगा. सही.
अच्छा और अब दूसरा क्वेश्चन। या अच्छा, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपने खुद ही करना है। ओके, सॉल्व दिस बाय कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर। वो क्वेश्चन आप कर लो, आप समझ आ गया आपको। ये एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। नहीं, एडवांस का द लाइन y इक्वल्स टू यस 2x यस, प्लस ये 3। मैं कर रहा हूँ। वो दूसरा क्वेश्चन आपने खुद ही करना है, जो इसके बाद आपने मुझे सेंड किया। ये मुझे समझ आ गया कैसे करते हैं। कौन सी? ये क्वेश्चन नंबर 2। यस, ये तो उसी तरह है। ये एक्चुअली आपने एक्स वाई वैल्यू को फाइंड करना है, सिंपल है। तो y उन्होंने दिया हुआ x को मल्टीप्लाई करना है y के अंदर, फिर क्वाड्रेटिक वो निकाल देना है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी तरीका। यस, आपके पास ये, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बन जाएगा आपके पास। y की वैल्यू इसमें पुट कर लो। ओके, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। लाइक योर x वैल्यू विल इक्वल टू 2x प्लस 3 कर लो प्लस 20, 5 इंटू 2x प्लस 3 कर लो। सो इससे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस बन जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 10x प्लस 15 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर ये इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस 7x हो जाएगा, ये इस साइड पे आ जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व कर लो। सो आपके पास वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लो या माइनस बी से कर लो, लेकिन मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। तो लेट्स सी कि क्या क्या वैल्यूज आती हैं। 2 माइनस 7, ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। ओके, सो आपका x की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2। दूसरा x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगा, दो वैल्यूज आएंगे। ओके, अब इनको आप y यहाँ पे पुट कर लो इस इक्वेशन में, तो आपके पास ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, तो आपके पास 5 हो जाएगा। सो इसके साथ y की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, और इसके साथ y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 दैट्स इक्वल टू 8। सो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू 8 आ जाएगी। सो दो पॉइंट्स पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सही है, क्वेश्चन में क्या है कि दो लाइंस पे लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों लाइंस। तो एक पॉइंट इज ए, सो वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है x और y के। ए पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं x वैल्यू इज 5 डिवाइड बाई 2, y वैल्यू इज 8। बी पॉइंट पे भी दोबारा इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस, तो वहाँ पे x और y की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स। आपने x की दो वैल्यूज कैसे ढूंढी हैं, खाली एक नहीं निकलती? नहीं, वो आप यहाँ पे वो कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास प्लस माइनस आएगा, वो माइनस ओ 20 अच्छा, हाँ सही, प्लस ठीक है, माइनस आ जाएगा, तो आपके पास एक को प्लस ले लो कि सही माइनस। है, कैलकुलेटर के थ्रू भी आप कर सकते हो इसको। जी ठीक है। कैसे करना है कैलकुलेटर के थ्रू? इफ यू हैव दैट कैलकुलेटर, आपके पास आई थिंक सिंपल कैलकुलेटर है। ये एक इंजीनियरिंग कैलकुलेटर मिलता है, अगर आप वो खरीद लो तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। उसमें आप वैल्यूज को स्टोर भी कर सकते हो। अच्छा, सही है। यस, ओके, वो अगर आप बाय कर लो तो फिर आपको मैं बता दूंगा मेथड्स। ओके, ठीक है। कि किस तरह सॉल्व करें। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये आप सॉल्व कर लो। तो ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर हम कर लेंगे। ये 4x है ना, इसको आप इस तरह कर लो कि पहले सिंप्लीफाइड कर लो। x स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2x माइनस 4x, इस साइड पे आ जाएगा राइट साइड पे। सो ये x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 विल बी इक्वल टू 0। इसको फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर लो। सो होपफुली यू विल डू दिस। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आई विल help you over here on WhatsApp. Okay. Last time हमने डायनामिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, सो उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि उसमें आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। सो उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, कल से फिर वो दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं।
फोर्स वाले जो चैप्टर हैं डायनामिक्स के बाद, वो चैप्टर हम फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। फोर्स, डेंसिटी एंड प्रेशर का जो है चैप्टर नंबर 5, वो कल से फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट टाइम वी डिड अप टू क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया था। टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। Okay, this question number 3, question number 4 part. A state Newton's second law of motion is a part B. A toy rocket consists of a container of water and compressed air as shown in figure 3.1. Water is pushed vertically downward through a nozzle. By the compressed air, the rocket moves vertically upward. The nozzle has a circular cross section of radius etna. The density of the water is 1000 gram per meter cube. Assume that the water leaving the nozzle has the shape of a cylinder of radius 7.5 mm and has a constant speed of 13 meter per second relative to the rocket. Show that the mass of water leaving the nozzle in the first 0.20 second after the rocket launch is 0.40 kilogram. Okay, so we need to show this. सो हमारे पास यहाँ पे ओके हमने मास को शो करना है। ओके सो हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो योर मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर टाइम्स वॉल्यूम। ओके तो हमारे पास जो डेंसिटी है दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आपका आ जाएगा, एक्चुअली ये नोजल आपका सर्कुलर नोजल है इस तरह, ओके उससे पानी आउट आ रहा है। इसका जो हमारे पास रेडियस है दैट इज 7.5 mm, लाइक 7.5 टाइम्स 10 की पावर -3 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी मीटर हो जाएगा। ओके सो हमने इसका एरिया फाइंड करना है, लाइक जिस तरह हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लेते हैं उसी तरह आपने यहाँ पे भी लेना है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये सरफेस एरिया क्या होगा, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसके साथ हम h को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, this h, so that will be equal to the volume of the cylinder pi r square h। ओके वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में होता है तो r स्क्वायर ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, दिस h इज मीटर, तो इससे आपके पास मीटर क्यूब में आएगा। सो हमारे पास जो यहाँ पे देख लो तो आपके पास रेडियस इज गिवन टू यू, तो ये रेडियस आप यहाँ पे पुट कर लोगे। अच्छा अब h क्या होगा, तो h इज दिस डिस्टेंस, ये लिक्विड बाहर की तरफ आएगा तो कितने डिस्टेंस, h इज दिस डिस्टेंस, ओके तो दैट इज इक्वल टू s डिस्टेंस विच इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम vt। ओके तो टाइम आपको गिवन है 0.20 सेकेंड, या 0.20 सेकेंड में कितना हो जो लिक्विड बाहर आएगा उसका मास क्या होगा, तो वेलोसिटी इज 13 मीटर पर सेकेंड। This will give you s which is equal to distance and that is your h in this case, so वो आपने यहाँ पे पुट करना है, so that's will go to 13 times 0.20। so ये आपका यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, so hopefully you will get this mass that is 0.40 किलोग्राम। ओके समझ आ गया आपको? जी सर समझ आ गया। अच्छा सेकेंड पार्ट इज calculate the change in the momentum of the mass of water in V1 due to leaving the nozzle। so change in momentum हमने यहाँ पे फाइंड करना है, तो हमारे पास मास आ गया था, मोमेंटम में हमारे पास मास टाइम्स वेलोसिटी होता है,
सो मास मेरे पास आ गया था, दैट इज 0.46। So ये 4.46 kilogram and velocity is 13 meter per second. So if you multiply these two, so you will get the change in momentum. Next part is the force exerted on this mass of water by the rocket. तो हमारे पास the relation between force and change in momentum is this one. तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर लो, so from this you will get the force. Okay, टाइम आपका वही हो जाएगा 0.20 सेकेंड हो जाएगा. Next part is state and explain how Newton's third law applies to the movement of the rocket by the water. So इसमें आप यही लिख लो कि हमारे पास force by the water on rocket that will be equal to force on water by the rocket. Okay, like action or reaction होगा. Action by water on rocket, then reaction by on water by the rocket होगा. Okay, तो ये स्टेटमेंट आप फिर इसमें दे दो. सही. अच्छा, next part is the container has a mass of 0.40 kilogram. The initial mass of water before the rocket is launched is 0.70 kilogram. The mass of the compressed air in the rocket is negligible. Assume that the resistive force on the rocket due to its motion is negligible. For the rocket at a time of 0.20 second after launching, show that its total mass is 0.60 kilogram. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. कंटेनर का जो मास है दैट इज 0.40 kg. अच्छा, the initial mass of water before the rocket is launched वो कितना है? सर इसमें टाइम भी गिवन है, इनिशियल मास भी गिवन है और कंटेनर का मास भी गिवन है. Yes, कंटेनर का मास भी गिवन है. The initial mass of water before the rocket is launched. यस सर. तो आपका जो वाटर है inside this container यस सर, वो भी गिवन है. वो गिवन है आपके पास 0.70 किलोग्राम. यस सर. अच्छा, तो और मास ऑफ द वाटर mass of water release in 0.20 second, that's equal to point कितना हो जाएगा? कर चुके थे पार्ट फर्स्ट में. कितना था? Mass of water leaving the nozzle in the first 0.20 second after the rocket launch is 0.46 kg है. वो हमने पार्ट फर्स्ट से ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. So mass of the water released in 0.20 second is 0.46 kg. Okay, ये आपका मास आ गया. अच्छा, ये टोटल मास कितना है? टोटल मास आपका हो जाएगा, टोटल मास आपका हो जाएगा 0.40 प्लस 0.70. सो ऐसे आपके पास 1.10 kg आ जाएगा. सही. दिस इज द टोटल मास एंड दिस इज द मास ऑफ वाटर रिलीज इन 0.20 seconds, that is equal to 0.46 kilogram. Okay, अच्छा, तो टोटल मास मेरे पास इतना है. तो अब मेरे पास मास ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा? यस सर. टोटल मास मेरे पास ये आ गया था. सही है.
सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है फर्स्ट पार्ट में, फॉर द रॉकेट एट ए टाइम ऑफ 0.20 सेकेंड आफ्टर द लॉन्चिंग, so mass of water released in 0.20 second is 0.46 kg. So इस total mass से ये mass निकाल लो, so you will get the mass of the water at a time of 0.20 second. Okay, टाइम जब जीरो था आपके पास तो आपका मास कितना था? Yes, sir. 1.1 kg था. जब टाइम आपका Yes, sir. 0.20 सेकेंड हो गया तो यहाँ पे कितना मास हो गया आपके पास? यहाँ पे कितना मास रिलीज हो गया? 0.46 किलोग्राम आपका इसमें मास रिलीज हो गया. तो यहाँ पे कितना रह गया? दैट इज 1.1 माइनस 0.46. इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट 4. यहाँ पे 10 आ जाएगा तो 5. 1.1 डिवाइड, सो ये आपका 9 रह जाएगा. सॉरी, ये आपका 10 रह जाएगा. दिस विल बी 0, दिस विल बी 10 एंड दिस विल बी 10. तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0. तो 0.64 आपके पास आ जाएगा. ओके, समझ आया क्या आपको कि नहीं? हेलो, समझ आ गया सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं इसका. ओके. Yes, sir. Okay. The next part is calculate its acceleration. तो acceleration हमने फाइंड करना है. ओके, तो आपका हमारे पास यहाँ पे रॉकेट है, तो रॉकेट में हमने वही फार्मूला यूज करना है कि आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा that will be equal to the upthrust force minus weight. Okay, so यहाँ ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो that's why I am taking this as a first. Okay, इसको ड्रैग फोर्स भी कहते हैं. so ये आपका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ma हो जाएगा. अपथ्रस्ट फोर्स आपका क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा अपथ्रस्ट फोर्स? ये तो आपके पास mg आ जाएगा. m इज 0.64 हो जाएगा, g इज 9.8 हो जाएगा. ये अपथ्रस्ट फोर्स क्या हो गया? आप पे अपथ्रस्ट फोर्स आपका वही होगा जो आपने यहाँ पे फाइंड किया था. द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस मास ऑफ वाटर बाय द रॉकेट. वही फोर्स आपने अपथ्रस्ट लेना है. ओके, वही उसी ऊपर के पार्ट्स, आई थिंक 3 था. Right. पार्ट 3 से आपने यहाँ पे पुट करना है. सो यू विल गेट द एक्सेलरेशन वैल्यू. ओके, वहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी. All right. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. A child on a sledge slide down a steep hill and then travel in a straight line up an ice-covered slope as illustrated in figure 3.1. The sledge passes point A with speed 18 meter per second at time t is equal to 0 and then come to rest at point P. So this is the rest point. Okay. The child applies a brake to the sled at point B. The brake does not keep the sledge stationary and it immediately slides back down the slope toward A. Okay. The variation with time t of the velocity v of the sledge from t is equal to 0 to t is equal to 24 seconds is shown in figure 3.2. State the time taken for the sledge to travel from A to B. Okay, हमने टाइम को फाइंड करना है टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू डी. तो मेरी स्क्रीन स्टक हुई है.
चैप्टर नंबर 17 से। टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर 20। तो जो बाकी 3 चैप्टर्स हैं वो फिर इंशाल्लाह ऑनवर्ड हम कर लेंगे। होपफुली आपको थोड़ा सा वो नो होगा कि डीसी मशीन का, डीसी जनरेटर का से। तो 3 फेज मोटर, इंडक्शन मोटर आज हमने स्टार्ट लेने यहाँ से। पेज 601 वीके मेहता का बुक हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास होंडा के जो हैं वो हम उसकी तरफ आएंगे, लेकिन उसके सिर्फ हम एमसीक्यूज करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा वो थ्योरी भी कवर कर रहे हैं साथ साथ में। ओके, सो 3 फेज इंडक्शन मोटर। इससे पहले हमने डीसी जनरेटर, डीसी मोटर को डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हम फील्ड को, दिस इज माय फील्ड वाइंडिंग एंड दिस इज द आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, तो फील्ड और आर्मेचर दोनों को मैं एक ही सप्लाई से कनेक्शन देता था। दिस इज माय वी सप्लाई था वहाँ पे से। सो यहाँ से मैं दोनों को वोल्टेज प्रोवाइड करता था, आर्मेचर वाइंडिंग को भी और फील्ड वाइंडिंग को भी। जबकि यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम इस तरह नहीं करेंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर में जिस तरह वहाँ पे मेरे पास एक स्टेटर था और एक रोटर था, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक स्टेटर होगा, सही है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में, और एक मेरे पास रोटर होगा। तो स्टेटर को मैंने 3 फेज सप्लाई देनी है, सही है। वहाँ पे मैं सिंगल फेज सप्लाई देता था, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास डीसी सप्लाई में देता था, डीसी मशीन था, डीसी मोटर था। तो लेकिन यहाँ पे मैंने क्या करना है, दिस इज 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैं 3 फेज किसको देने, स्टेटर को देने से। रोटर को मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कपल करना है स्टेटर के साथ, जिस तरह लास्ट चैप्टर ट्रांसफार्मर में हमने डिस्कस किया था। ट्रांसफार्मर में भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, वो हम आइसोलेटली लाइक हम प्राइमरी वाइंडिंग को एनर्जाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम फिर सेकेंडरी वाइंडिंग को लाइक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग को हम एनर्जाइज करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी तरह यहाँ पे भी मेरे पास प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो स्टेटर हो जाते हैं और रोटर जो है वो मेरे पास एक्ट एज ए सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं, सही है। अच्छा, रोटर में क्या होता है, रोटर में हम सिंपल शॉर्ट सर्किट होता है मेरे पास, जो वाइंडिंग होती है रोटर की, तो वो हम स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग कर लेते हैं इसमें, सही है, और उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं सिंपल, उसको कोई सप्लाई नहीं देते। जबकि स्टेटर को हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, सही है। तो अक्सर एमसीक्यूज इसमें यही आता है कि इंडक्शन मोटर में आपका प्राइमरी और सेकेंडरी कौन सा होता है। तो इंडक्शन मोटर को भी हम ट्रांसफार्मर की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो इसमें जो मेरा रोटेटरी पार्ट है वो मेरा सेकेंडरी हो जाता है, और जो प्राइमरी स्टेटर जो स्टैटिक पार्ट है वो मेरे पास प्राइमरी वाइंडिंग हो जाते हैं, सही है। जिस तरह ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी होते हैं। लाइक आपके दोनों जो जिस तरह ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आइसोलेटेड होते हैं, सही है, इसी तरह यानी उसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। तो इसी तरह यहाँ पे भी 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग। सो इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू हम फिर इसमें लाइक जो स्टेटर को हम सप्लाई दे देते हैं, तो रोटर में हम जो वोल्टेज या करंट को इंड्यूस करते हैं वो थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेराडे लॉ के थ्रू हम उसमें वोल्टेज और करंट को डेवलप करते हैं। अच्छा, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो हैं वो हमारे पास जो इसके एडवांटेज है वो हमारे पास सिंपल एंड रग कंस्ट्रक्शन है, चीप है, सही है। दैट्स वाई नॉर्मली वी यूज दिस मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर को आप देख लो तो डेली लाइफ में हम अक्सर इसी को यूज करते हैं। और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी इतना नहीं है, कम है। और जिस तरह ट्रांसफार्मर मेरे पास एक स्टैटिक डिवाइस था, तो वहाँ पे उसकी एफिशिएंसी मेरे पास काफ़ी हाई होती थी, लाइक 90+ तक भी आप उसमें एफिशिएंसी को ले जा सकते हो, लाइक 92%, 96%।
जबकि डीसी मशीन या डीसी मोटर हो गया, उसमें एफिशिएंसी इतनी हाई नहीं होती थी, उसमें आपके जो फ्रैक्शनल लॉसेस होते थे वो काफ़ी ज़्यादा होते थे डीसी मशीन या डीसी मोटर में। तो जबकि ट्रांसफार्मर में मेरे पास कोई स्टैटिक लॉसेस लाइक फ्रैक्शनल लॉसेस नहीं थे, तो वहाँ पे मेरे पास एफिशिएंसी काफ़ी हाई होती थी ट्रांसफार्मर में। तो इसी तरह 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में भी आपकी एफिशिएंसी हाई होती है, उतनी हाई नहीं होती जितनी ट्रांसफार्मर की होती है, लेकिन उससे एज़ कम्पेयर टू डीसी मशीन इसकी एफिशिएंसी सर थोड़ी सी शोर बहुत आ बेस्ट रहा है। है जी सर, जी। शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, डिस्टॉर्शन आ रही है काफ़ी। मेरी तरफ से आ रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। अब क्लियर आ रही है आपको आवाज़? नो सर, अभी नहीं हो रही। सर आपको हमारी आवाज़ सही आ रही है? जी। फिर सर क्या करें, दोबारा ज्वाइन कर लें? वेट वेट, अब चेक कर लो, अभी चेक कर लो। हाँ अभी ठीक है, अभी आपने सही आई आवाज़। यस, ये एक्चुअली उसके साथ सिस्टम के साथ अब माइक के साथ कनेक्ट हो गया है। अब क्लियर आ रही है आवाज़? जी अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, जो मैंने अभी तक एक्सप्लेनेशन दिया वो आप लोगों को समझ आई है कि नहीं? वो सर नहीं, वो आपने नहीं तो समझ आई। ओके, हमने डीसी, इससे पहले हमने जो चैप्टर्स पढ़े थे उसमें हमने डीसी मोटर, डीसी जनरेटर को डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ पे दिस इज माय रोटर, ओके, एंड दिस इज माय फील्ड वाइंडिंग। तो वहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह का कनेक्शन होता था। डीसी मोटर या डीसी मशीन्स जो थे वहाँ पे हम इस तरह का कनेक्शन बनाते थे, और वहाँ पे मैं वोल्टेज सप्लाई एक ही टर्मिनल से मैं वोल्टेज देता था, सप्लाई रोटर को भी देता था और फील्ड वाइंडिंग को भी उसी वोल्टेज सप्लाई से कनेक्शन देता था। जबकि 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमने इस तरह नहीं करना। 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमने 3 फेज सप्लाई देना है टू स्टेटर, ओके, स्टेटर को मैंने 3 फेज सप्लाई देना है और रोटर को मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू कपल करना है स्टेटर के साथ, ओके। जिस तरह हम ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग को कपल करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग के साथ, उसमें हम कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं देते। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होते हैं वो आइसोलेटली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे भी इसी तरह हम यहाँ पे भी स्टेटर और रोटर को आइसोलेटली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। यहाँ पे हम कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं देंगे स्टेटर और रोटर वाइंडिंग के बीच। अच्छा, स्टेटर को आपने 3 फेज सप्लाई देना है, जबकि रोटर जो होगा रोटर को आपने उसकी वाइंडिंग उसको शॉर्ट सर्किट करना है। रोटर की जो वाइंडिंग होगी उसको आपने शॉर्ट सर्किट करना है और उसकी जो कनेक्शन होगी वो आपने वाई में देना है, ओके। अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पास इस 3 फेज इंडक्शन मोटर की। The first one is it is simple and rough construction, okay। इसकी कंस्ट्रक्शन, रोटर का कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी सिंपल होता है और स्टेटर का कंस्ट्रक्शन भी इसमें काफ़ी सिंपल होता है, इतना कम्प्लेक्स नहीं होता है जितना हमने वहाँ पे पढ़ा था, सही। इस प्राइस के लिहाज से दिस इज़ रिलेटिवली चीप, ओके। दैट्स वाई नॉर्मली डेली लाइफ में हम मोस्टली इसी मोटर को यूज़ करते हैं। जब भी आप किसी वो घरों में, गांव में स्पेशली चले जाओ तो वहाँ पे 3 फेज ये इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं अक्सर, और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है। तो ये इसकी एफिशिएंसी, जिस तरह ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी काफ़ी हाई थी एज़ कम्पेयर टू डीसी मशीन्स। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया तो वो हमारे पास अप टू 95-96% तक चली जाती है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, क्योंकि वो स्टैटिक डिवाइस है तो उसमें कोई फ्रैक्शनल लॉसेस नहीं होते ट्रांसफार्मर में। जबकि इसकी एफिशिएंसी उस तरह बेस्ट नहीं होती जिस तरह ट्रांसफार्मर की होती हैं,
लेकिन नियर टू ट्रांसफार्मर इसकी एफिशिएंसी होती है सही, बट एज कम्पेयर टू डीसी मशीन इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है उनसे डीसी मशीन से, और इनका पावर फैक्टर भी बेस्ट होते हैं से। इट हैज़ सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क के लाइक जैसे ही आप कनेक्शन देते हो तो ये खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें आपने इस तरह नहीं करना कि स्टार्ट में आपने थोड़ा सा टॉर्क देना है, थोड़ा सा पुशिंग फोर्स आपने कोई अप्लाई नहीं करना 3 फेज इंडक्शन मोटर में। जैसे ही आप सप्लाई को ऑन कर लेते हो तो आपका मोटर खुद ही वो स्टार्ट हो जाते हैं। इट हैज सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? इट इज एसेंशियली ए कांस्टेंट स्पीड मोटर एंड इट्स स्पीड कैन नॉट बी चेंज इजीली। इसका जो स्पीड होता है वो एक्चुअली डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे, ओके। और यहाँ पे हमने स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं। सो इसी वजह से इसके अगर आपने स्पीड को चेंज करना है तो इट मीन्स कि आपने फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड स्पीड इज दिस। सो अगर आपने फ्रिक्वेंसी को नंबर ऑफ पोल्स तो हमारे पास फिक्स होते हैं, ओके। जब आप लाइक कंस्ट्रक्शन कर ले तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की, तो उसके बाद आप नंबर ऑफ पोल्स को चेंज नहीं कर सकते। स्पीड को हम सिर्फ फ्रिक्वेंसी के थ्रू पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन लाइक फ्रिक्वेंसी आपका कांस्टेंट होता है। जिस तरह पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में फ्रिक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज रहेगा। तो यहाँ पे इस मोटर की अगर आपने स्पीड को चेंज करना है तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियली ए कांस्टेंट स्पीड मोटर। इट्स स्टार्टिंग टॉर्क इज इंफीरियर टू डीसी शंट मोटर। हमारे पास जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो डीसी सीरीज मोटर का काफ़ी हाई होता है स्टार्टिंग टॉर्क। उसके बाद डीसी कंपाउंड मोटर आ जाते हैं, दैट इज़ द टाइप ऑफ द डीसी मोटर। आप उमेर अगर आप स्टडी कर लो डीसी मशीन को, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास डीसी मोटर जो होते हैं उसके टाइप्स हैं। एक आपका सीरीज मोटर होता है, एक आपका शंट होता है, एक आपका कंपाउंड मोटर होता है, सही। तो आपका जो सीरीज़ है इसमें स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है इसका काफ़ी हाई होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ये हैं, सेकंड नंबर पे कंपाउंड मोटर आ जाते हैं, थर्ड नंबर पे ये आ जाता है शंट मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो दैट इज लोअर देन दी शंट मोटर, ओके। 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है दैट इज लेस देन दी शंट मोटर, ओके। ये आपने याद रखना, अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं इसमें, सो यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट। Like a DC machine का starting torque higher, the starting torque of DC machine is greater than the 3 phase induction motor. अच्छा, इसके बाद कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें हमारे पास एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस। इनमें जो हम स्पेस रखते हैं, द स्पेस बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, इसको आपने ना तो इतना ज़्यादा करना है क्योंकि उसकी वजह से आपका मैग्नेटाइजिंग करंट काफ़ी बढ़ जाते हैं, और ना ही इसको आपने काफ़ी कम रखना है, ओके। इसको आपने 0.4 mm से 4 मिलीमीटर तक रखना है। इन्होंने ये स्पेसिफिक वैल्यू दी है। अच्छा, स्टेटर में हमारे पास क्या होता है, तो स्टेटर को तो हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, ओके। 3 फेज सप्लाई देने हैं आपने, और ये आपका एसी होगा। तो एसी सप्लाई की वजह से आप यहाँ पे आपके हिस्टैरिसीस और ईडी करंट लॉसेस भी होंगे। तो हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए हम डिपेंड करते हैं कि आप कौन से मटेरियल का ये यूज़ कर रहे हो, सही है। तो अगर आप सिलिकॉन का यूज़ कर लो तो वो काफ़ी बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होती हैं, सही है, सिलिकॉन स्टील का। और ईडी करंट के लिए हम फिर क्या करते हैं, ईडी करंट को कम करने के लिए हम लेमिनेशन यूज़ करते हैं। उसको फिर हम
इंसुलेट करते हैं एक लेमिनेशन को दूसरे लेमिनेशन से बाय यूजिंग मिका इंसुलेशन, उसमें हम यूज़ करते हैं विच इज़ द बेस्ट इंसुलेशन फॉर द डीसी मोटर्स। जितने भी डीसी मोटर होते हैं उसमें हम इंसुलेशन जो होता है वो हम मिका इंसुलेशन यूज़ करते हैं। तो अच्छा, हाइस्टेरेसिस और ईडी करंट ये हमने, आप उम्मीद इस तरह कर लो कि वो जो पास्ट 3 चैप्टर्स हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, तो उसमें ये हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए थे। इसमें एक्चुअली जब आपका फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो जाता है तो ये हाइस्टेरेसिस और ईडी करंट लॉसेस आपके ज़ीरो हो जाते हैं, लेकिन जब इफ द फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो then there will be some sort of hysteresis losses as well as there will be some sort of eddy current losses। okay, तो eddy इनको कम करने के लिए hysteresis जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मटेरियल का यूज़ कर रहे हो सही है, और जो eddy करंट होता है वो डिपेंड करता है, वो हम उसको कम करने के लिए हम लेमिनेशन यूज़ कर लेते हैं। अब जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आपके hysteresis losses और eddy current losses भी उतने ही ज़्यादा होंगे सही है, क्योंकि ये लॉसेस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। इसका वो पूरा एक फार्मूला है, होपफुली आपने देखा होगा। अच्छा, इसमें हम स्लॉट्स को इस तरह नहीं करते हैं कि कुछ स्लॉट्स को एक फिक्स स्पेस दे देते हैं उसके बाद थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देते हैं, जिस तरह बाकी कुछ मशीन्स होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इस तरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पूरे स्टेटर को इवनली स्पेस्ड, ये जो स्पेस होते हैं ना इवनली स्पेस हम इसमें स्लॉट्स को प्रोवाइड करते हैं, और इसी स्लॉट्स में फिर हम थ्री फेज वाइंडिंग को इंसर्ट करते हैं से यहाँ पे हम 3 फेज वाइंडिंग को फिर इसमें इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसी कंस्ट्रक्शन के दौरान फिर हम नंबर ऑफ पोल्स को डिसाइड करते हैं। 3 फेज वाइंडिंग को आपने यहाँ पे देना है तो उसी टाइम आपने नंबर ऑफ पोल्स मींस के आपके नॉर्थ और साउथ पोल कितने बनेंगे। अगर आपने यहाँ से वाइंडिंग को इंसर्ट कर दिया है तो उसमें करंट इस तरह जा रहा है तो ये आपका साउथ हो जाएगा इस तरह फिर हम वाइंडिंग करते हैं। उसमें और 2 टाइप्स ऑफ वाइंडिंग आ जाते हैं कि आपने वेव वाइंडिंग करना है या लैप वाइंडिंग करना है, तो वो उसी वाइंडिंग के इसी वाइंडिंग करते हुए उसी टाइम हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमने नंबर ऑफ पोल्स को कितना रखना है। जैसे ही हम वाइंडिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप नंबर ऑफ पोल्स को चेंज नहीं कर सकते। वो अक्सर हम मार्केट में जाते हैं, हम जैसे इस मशीन को वो आपने कहना कि 3 फेज इंडक्शन मोटर मुझे चाहिए तो वो आपसे यही पूछेंगे कि कितने आरपीएम का मोटर आपको चाहिए। तो वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पोल्स पे। ओके, क्योंकि फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो स्पीड होता है वो डिपेंड करते हैं 120 f/p के इक्वल है। सो फ्रिक्वेंसी तो आपका पाकिस्तान में फिक्स है, दैट इज 50 हर्ट्ज। तो वो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स आपका डिसाइड करते हैं, दैट द नंबर ऑफ पोल डिसाइड द स्पीड ऑफ दिस 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो जैसे आप मार्केट में जाते हो तो आपसे ये पूछते हैं कि आपको कितने आरपीएम का मोटर चाहिए, तो वो उन्होंने डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स वहाँ पे इंसर्ट किए होते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे आप 3 फेज सप्लाई देते हो तो 3 फेज में हमारे पास क्या होता है, 3 फेज में हमारे पास इस तरह का वो एक ग्राफ होता है उसका। अच्छा, यहाँ पे देख लो तो 3 फेज के हमारे पास जो कर्व होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, सही है। तो इसमें क्या होते हैं, यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं तो आपका फेज 1 में करंट जाएगा लाइक दिस। ओके, फेज 1 में आपका करंट इस तरह जाएगा। ओके, उसके बाद जब यहाँ तक आपका लाइक आफ्टर दिस मच टाइम आपका ये फेज 1 में करंट 0 हो जाते हैं और फेज 2 में आपका करंट स्विच हो जाते हैं। लाइक आपके जो नेट करंट है वो यहाँ पे फ्लो होते हैं, सही है। इसी तरह फिर आपका फेज 3 में इस तरह स्विच हो जाते हैं, सही। तो इसी तरह नेगेटिव में भी आपका रिवर्स करंट जो होता है ये आपका दिस इज द फॉरवर्ड पाथ, करंट का एक फॉरवर्ड पाथ होता है और जो ये रिवर्स पाथ होता है तो ये आपका यहाँ पे फेज 2 में जाएगा अप टू दिस इंटरवल, सही है। उसके बाद आपके ये फेज 1 में स्विच हो जाता है, फेज 3 में सॉरी,
उसके बाद ये पेयर आपके फेज 1 में स्विच हो जाते हैं। तो आपका इसी तरह एक रोटेटिंग नॉर्थ और साउथ पोल बनता है। इस तरह नॉर्थ होता है, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, साउथ, फिर नॉर्थ। इस तरह रोटेटिंग आपका ये इस तरह रोटेट होते हैं ऐसे ही। पहले इसमें करंट जाता है, फिर इसमें स्विच हो जाते हैं, फिर इसमें स्विच हो जाते हैं। तो कभी ये आपका नॉर्थ बनता है, फिर ये साउथ हो जाता है। तो इस तरह एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका बन जाता है। और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। ओके, लाइक इसका स्पीड क्या होगा, लाइक इस यहाँ से इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड क्या होगा, दैट्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज। ओके, वो उसी फार्मूले से आप इसको अप्लाई फाइंड कर सकते हो जो हम नॉर्मली स्पीड के लिए फार्मूला यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद आप रोटर की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, रोटर में हम क्या करते हैं, हम सिंपल वाइंडिंग लेते हैं रोटर में और उसको हम जो रोटर के स्लॉट्स हैं उसमें हम उसको शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं से। अब हमारे पास जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसमें हमारे पास रोटर्स भी 2 टाइप्स के आते हैं। एक आपका स्क्वायर गेज टाइप रोटर होता है और दूसरा आपका वाउंड टाइप रोटर होता है। तो स्क्वायर गेज रोटर में हमारे पास क्या होता है, आपका एक इस तरह का एक रिंग होता है दोनों साइड पे, जिस तरह स्क्वायर गेज होते हैं से इस तरह के एक दोनों साइड पे एक रिंग होता है। इसका जो थिकनेस है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अदर। और यहाँ पे इनको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं लाइक दिस। So this is my squirrel gauge induction rotor. Okay. अच्छा एक साइड स्पिट हो गई, एक हो जी, इसमें पैरेलल इस तरह स्लॉट्स होते हैं। यहाँ पे देख लो, ये पैरेलल, ये रोड्स हैं आपके, थिक रोड्स होते हैं इस तरह पैरेलल। ये मुझसे तो सर। और ये एंड जो सर एंड पे ये शॉर्ट हुए होते हैं लाइक दिस। ओके, ठीक है। एंड पे एक रिंग होता है, जिस तरह वो स्क्विरल गेज नहीं होता आपका, वो पिंजरा सा होता है, उसी तरह का ये होते हैं सही। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज स्क्विरल गेज रोटर। ठीक है। सिलेंड्रिकल कोर की तरह होते हैं जिसमें पैरेलल स्लॉट्स होते हैं सही। इसको अक्सर हम कभी कॉपर से भी आप कर सकते हो, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या आप इंस्टेड ऑफ कॉपर यू कैन यूज द एल्यूमिनियम बार। ओके, वो भी आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास जो टॉर्क होते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ओके, इन सीरीज रेजिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं इस रोटर में। ओके, इसमें सिंपल बार्स होते हैं, पैरेलल बार्स होते हैं, उसको हम रिंग के साथ अटैच कर लेते हैं सही है। तो इसमें आप इस तरह नहीं कर सकते कि एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर लो यहाँ पे सही है, इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि उससे आपके लॉसेस थोड़े बढ़ जाते हैं सही है। सो इसका ये एक डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से अगर आपने यही रोटर यूज करना है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो कम होगा as compared to the other type of rotor, which is the wound type rotor. ये आपका स्क्विरल गेज टाइप रोटर हो गया, और वो दूसरा टाइप जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ रोटर यूज करते हैं। एक आपका स्क्विरल गेज रोटर हो गया, दूसरा आपका वाउंड टाइप्स रोटर हो गया सही है।
अच्छा, वन टाइप रोटर में हम क्या करते हैं, हमारे पास प्लेट्स होते हैं बहुत सारे, इस तरह का एक सिलेंडर होता है, सही है, इस तरह का एक सिलेंडर होता है, उसमें हम बहुत सारे प्लेट्स को लेमिनेट कर लेते हैं। एडी करंट को कम करने के लिए इसमें हम बहुत सारे प्लेट्स को लेमिनेट कर लेते हैं बाय यूजिंग मेका इंसुलेशन इन बिटवीन दीज टू लेमिनेटेड प्लेट्स। अच्छा, इसमें हम जो हमारे इसमें वाइंडिंग होती है, यहाँ पे तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े थिक वो बार्स होते हैं यहाँ पे, सही है, ये स्क्वायरल गेज रोटर में हमारे पास थिक बार्स होते हैं। यहाँ पे हम 3 वाइंडिंग यूज करते हैं जो मोस्टली स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होते हैं, सही है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग्स होते हैं, तो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग्स से मेरे पास एक 3 टर्मिनल्स इससे निकल आते हैं इस तरह से। 3 टर्मिनल्स जब इससे बाहर आएंगे तो उसको हम फिर क्या कर लेते हैं, उसको हम स्लिप रिंग के साथ अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्लिप रिंग होती है इस तरह, बल्कि मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लो तो आपके जो 3 वायर्स रोटर से इस तरह निकल आते हैं, सही है, रेड येलो ब्लू, तो उसको फिर मैं स्लिप रिंग के साथ अटैच कर लेता हूँ, सही है। उसको आपने शॉर्ट सर्किट करना है स्लिप रिंग के साथ। स्लिप रिंग को फिर आपने ब्रश के साथ इस तरह अटैच करना है। ये स्लिप रिंग रोटेट होंगे, जिस तरह रोटर रोटेट होगा तो ये स्लिप रिंग भी उसी के साथ रोटेट होंगे। ये ब्रशेस आपके स्टैटिक पोजीशन ये उस पर स्लाइड करेंगे इस तरह, तो ब्रश के साथ मैं उसको शॉर्ट सर्किट कर लेता हूँ। ईच स्लिप रिंग इज शॉर्ट सर्किट विद ईच ब्रशेस, ओके। उसके साथ ही मैं एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लेता हूँ इसी तरह, इसको हम अक्सर रियोस्टेट भी कहते हैं, ओके। उन्हीं रेजिस्टेंस के टर्मिनल को फिर मैं शॉर्ट सर्किट कर लेता हूँ लाइक दिस, ओके। तो ये आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गए, सही है। जैसे ही मैं मोटर को ऑन करता हूँ तो क्या करना है, मैंने इन दिस इज माय एक्सटर्नल कनेक्शन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ, तो करंट जैसे ही यहाँ से जाएगा करंट, तो वो एक रेजिस्टेंस को पाथ को उसमें एक रेजिस्टेंस आएगा। लाइक ये सर्किट आपका जब करंट इस रोटर के सर्किट में जाएगा तो यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ओके। सो दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा तो उसी वजह से आपका टॉर्क भी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ये वॉन्ड टाइप रोटर जो होते हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग हो जाता है, सही है। तो जैसे ही मोटर अपने फुल स्पीड तक पहुंच जाता है तो मैं इसको थोड़ा सा आगे पुश करूंगा तो ये आपके ये कनेक्शन यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। अब आपके क्या हो गया, रेजिस्टेंस आपका 0 हो गया। अब आपके जब रोटर आपका फुल स्पीड जब रोटर आपका फुल स्पीड के साथ घूमेगा तो उस टाइम आपका क्या होगा, लॉसेस भी कम हो जाएंगे क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस को भी कम कर लिया है, सही। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है वॉन्ड टाइप रोटर में। अच्छा, इसको भी हम 3 फेज स्टार कनेक्टेड से लेते हैं, तो दैट्स व्हाई इसमें हमारे पास एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं, तो इसको भी हम लेमिनेट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक दूसरा टॉपिक आ जाता है, दैट इज द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मींस कि हमारे पास एज आई ऑलरेडी डिस्कस दैट कि स्टेटर जो होता है, स्टेटर को हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो 3 फेज सप्लाई देने की वजह से वहाँ पे आपका एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड आपका रोटेटरी होगा क्योंकि 3 फेज, जब भी आप 3 फेज सप्लाई दे देते हो तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो रोटेशन करेगा, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट होगा। अच्छा, उसके जो स्पीड होगा दैट्स विल बी इक्वल टू 120 F/P। इससे आप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड फाइंड कर सकते हो, सही।